हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है वह है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो नोट्स है बहुत ही बेहतरीन नोट्स है और हमने यहाँ पर इस नोट्स में बायोलॉजी का जो यहाँ पे लाइन है, हर एक लाइन यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है एनसीईआरटी बायोलॉजी। सो आज की इस क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, यह टॉपिक आपके लिए हम एकदम आसान बना देंगे। ओके, सो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी साइंटिस्ट हैं हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो टर्म जेनेटिक्स है उसे डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को कहते हैं, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अगर हम देखें किसे कहा जाता है तो टी.एच. मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन। इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वह ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर था, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। पुनेट स्क्वायर आर.सी. पुनेट ने दिया था। टर्म जो जीन था उसे जोहेंसन ने दिया था। और रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट 1900 में हुआ था और इसको 3 साइंटिस्ट ने जो है रीडिस्कवरी किया था, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कोरेंस और टेसर मार्क। टर्म लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पूछ लेता है तो टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सर्टेन वोवेरी द्वारा दिया गया था और नेम्ड एक्स्ड बॉडी हैंकिंग ने नेम एक्स्ड बॉडी दिया था। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स में 2 टर्म आता है, एक होता है इनहेरिटेंस, एक होता है वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कह देते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी वह कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास होता है उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी पेरेंट्स है तो उससे जब बच्चा कोई होता है, जैसे उसके जो चाइल्ड होते हैं वह डिट्टो कॉपी नहीं होते हैं, यानी कोई भी चाइल्ड है, कोई भी बच्चा है तो वो अपने माता पिता का क्या होता है, डिट्टो कॉपी नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें अलग होता है, डिफरेंस होता है। तो इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे एक टर्म आएगा फिनोटाइप और एक टर्म आएगा जीनोटाइप। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह बाहर से देखने में कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, काला है, गोरा है, कैसा है, तो वह उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर हो जाता है। जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है, जेनेटिक या फिर इंटरनल अपीयरेंस उसका कैसा है, तो वह आपका जेनेटिक या फिर जीनोटाइप हो जाता है। एक टर्म आएगा यहाँ पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस क्या होता है, जब दोनों एलील सेम हो तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। जैसे आपका अगर हम हाइट का ले लें तो आपका कैपिटल टी जो कि टॉल को जो डिनोट करता है, तो ये आपका होमोजाइगस क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। वहीं अगर स्मॉल टी होगा तो होमोजाइगस क्या होगा, रिसेसिव को डिनोट करता है। ओके, तो उसके बाद हेट्रोजाइगस देख लेते हैं। तो जब दोनों एलील क्या होंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एलील, एक एलील ये है एक एलील ये है, दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है, तब ये हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या है, जो मेंडल का जो कार्य था पी पर, जो मटर का पौधा था वह कितने साल तक चला, तो एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 7 साल तक चला, 1856 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वह हाइब्रिडाइजेशन का था। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, पी यानी पाइसम सेटाइवम, जिसके पास 7 पेयर या फिर 14 क्रोमोसोम होता है। इन्होंने जो लॉ दिया था वह लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। यहाँ पे एक टर्म आता है बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस किस लिए करवाया जाता है, टू प्रिडिक्ट जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप को प्रिडिक्ट करने के लिए बैक क्रॉस कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक पेरेंट है जिसका आपका क्या है, यहाँ पे 2 एलील है, जीन क्या है यहाँ पे टी है, और एक है जिसके पास स्मॉल टी है। यहाँ से जब गैमेट बनता है तो यहाँ से कैपिटल टी आ जाता है और यहाँ से स्मॉल टी आ जाता है। इन दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमारे जितने भी प्रोजनी बनती है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, टॉल होते हैं और उनके पास क्या होता है, हेट्रोजाइगस एलील होते हैं। अब यही जो आपका F1 जनरेशन का जो यहाँ पे रिजल्ट आता है, इसी का क्रॉस जब हम डोमिनेंट पेरेंट से करवा देते हैं, इसी का क्रॉस किससे करवाएंगे, डोमिनेंट पेरेंट से करवाएंगे। तो F1 का क्रॉस जब डोमिनेंट से करवाते हैं तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। और जितना भी यहाँ पर हमारे ऑफस्प्रिंग जो आते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, सारे के सारे क्या होते हैं, टॉल आते हैं। जितनी भी प्रोजनी होती है सारी की सारी कैसी होगी, टॉल होगी। वहीं जब इसका क्रॉस हम किससे करवा देते हैं, रेसेसिव पेरेंट से करवाते हैं, तो यहाँ F1 का क्रॉस किससे करवाया, रेसेसिव पेरेंट से, तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे 50% जो होती हैं टॉल होती हैं और 50 पेरेंट्स कैसी होती हैं, 50% डॉर्फ या फिर शॉर्ट कैरेक्टर वाली होती हैं।
ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कि मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था वह क्यों लिया था और इनके सक्सेस के पीछे का कारण क्या था, रीजन क्या था। तो इन्होंने पी प्लांट इसलिए लिया क्योंकि इस पे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करवाना बहुत आसान था। इसके पास मल्टीपल ट्रेड थे, जैसे सीड शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, पोड हो गया, पोड का शेप और कलर हो गया, फ्लावर कलर, पोजीशन। तो इसके पास मल्टीपल ट्रेड था और इसकी जो लाइफ साइकिल थी वह शॉर्ट थी, इसलिए इसको ग्रो करना बहुत ही आसान था और इसके पास ट्रू ब्रीडिंग लाइन था। ओके, उसके बाद अब रीजन देख लेते हैं फॉर हिज सक्सेस। तो क्या था, वन ट्रेड का मतलब क्या है, कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी इन्होंने एक टाइम में केवल एक ही कैरेक्टर या फिर एक ही ट्रेड लिया और इनका जो सैंपल का साइज था वह लार्ज था और जो इनका जो एनालिसिस था वह कैसा था, क्वांटिटेटिव था और कैसा था, स्टेटिस्टिकल था। ओके, तो इसी वजह से इन्हें क्या मिला, सक्सेस मिला। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं इन्होंने जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था वह क्या क्या था। तो यहाँ पर जो आपका इस साइड में लिखा है ये आपके डोमिनेंट है और ये आपका रेसेसिव कैरेक्टर है। तो इन्होंने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया था। पहला था इसमें स्टेम हाइट, जिसका डोमिनेंट क्या था, टॉल था, रेसेसिव आपका डॉर्फ था। फ्लावर कलर वायलेट और वाइट था। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड और सीड कलर कैसा था, येलो और ग्रीन था। यहाँ देखिए आपका ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पर केवल एक ही कैरेक्टर को लेकर हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया था, इसलिए इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्रॉस इन्वॉल्व 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी इसमें एक ही पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस करवाया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये गैमेट है, ये गैमेट है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉस करवाया गया। तो आपके सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आपका प्रोजनी होगा वह कैसा होगा, टॉल होगा, जो कि F1 जनरेशन इसे माना जाता है। जब इसी F1 जनरेशन का हम सेल्फिंग करा देते हैं, यानी इसका क्रॉस इसी से जब हम करवा देते हैं, तो जो आपका F2 जनरेशन आता है उसमें क्या होता है, आपके 3 क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं और एक हमारा कैसा होता है, रेसेसिव। यानी ये क्या होंगे, 3 हमारे टॉल आते हैं और एक हमारा डॉर्फ आ जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसा हो जाता है, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, यानी 3 क्या है, टॉल है, एक हमारा क्या है, डॉर्फ है। अब जीनोटिपिक रेशियो में 1:1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पहला होता है वह होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हमारे क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस है, और यहाँ पर जो हमारा चौथा होता है वह कैसा होता है, होमोजाइगस और रेसेसिव कैरेक्टर का होता है, इसलिए इसको हम 1:1 लिखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं मेंडल के लॉ को, जिसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि क्या करता है, बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये टॉल है और ये हमारा डॉर्फ है, यहाँ से गैमेट बना कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। अब यहाँ पर जो आपका F1 जनरेशन की जितने भी आपकी प्रोजनी होती है कैसी होती है, टॉल होती है। यानी यहाँ पर जो आपका डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वह क्या कर रहा है, रेसेसिव वाले के कैरेक्टर को सप्रेस कर दे रहा है और अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, यानी अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, डोमिनेट करता है और जो रेसेसिव दूसरा जो कैरेक्टर होता है उसको सप्रेस कर देता है। ओके, तो यहाँ पे इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस की 2 एक्सेप्शन है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है हमारा क्या, को डोमिनेंस। अब इनको देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, ये अपनी डोमिनेंसी तो शो करता है लेकिन पूरी तरीके से शो नहीं कर पाता है। यानी इसमें जो दोनों कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे एक रेड है एक वाइट है, तो ना रेड वाला अपना पूरी तरीके से कैरेक्टर शो कर पा रहा है, ना ही वाइट वाला, दोनों का मिक्स्ड कैरेक्टर आ रहा है। ओके, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला फैक्टर होता है वह अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, 4 o'clock प्लांट, जिसे हम मिराबिलिस जलापा कहते हैं, और फ्लावर कलर ऑफ स्नैप ड्रैगन, जिसे हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं, एंटरहिनम मेजेस इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो बनता है वह समान होता है, 1:1 आता है। यहाँ पे एक
इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, जैसे रेड और व्हाइट का जब हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनता है वो हमारा पिंक कलर का फ्लावर बन जाता है। ओके, यानी यहाँ पर जो आपका व्हाइट और रेड वाला जो है दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी अपना क्या है कंप्लीट तरीके से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन जाता है। इसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है, जो दोनों एलील होती हैं, एक आपका क्या होता है मदर का एक फादर का जो होता है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इक्वली, यानी दोनों की दोनों क्या करती हैं, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं, यानी दोनों का कैरेक्टर आ जाता है। इसमें आपके एग्जाम्पल है एबी ब्लड ग्रुप, सिकल सेल अनीमिया, कोट कलर इन कैटल। इसका जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होता है वह भी 1:1 होता है। ये देखिए यहाँ पे ये व्हाइट है, ये रेड है, जब क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए व्हाइट के ऊपर आपका रेड कलर का पैचेज आ जाता है। ओके, यानी यहाँ पे दोनों एलील अपने अपने कैरेक्टर को क्या है एक्सप्रेस करते हैं। एबी जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो है ये कोडोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म तीनों का क्या है एग्जाम्पल हो जाता है हमारा क्या एबीओ ब्लड ग्रुप। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। ये क्या है, मेंडल का फर्स्ट लॉ माना जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है बेस्ड है, यानी आधारित है। यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान जो दोनों एलील होती हैं ऑफ अ ट्रेट सेपरेट यानी सेग्रीगेट सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील, इंश्योरिंग ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेड वन एलील फ्रॉम ईच पेरेंट। यानी मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक फादर है जिसके पास दो एलील कैपिटल टी है, और एक मदर है जिसके पास क्या है दो एलील है स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो दोनों एलील है इनका जो सेग्रीगेशन होता है वह क्या होता है प्योर तरीके से हो जाता है, यानी यहाँ से कैपिटल टी बनता है और यहाँ से दो स्मॉल टी बन जाते हैं। यानी जब यहाँ पे आपका आगे चलकर गैमेट बनता है, गैमेट के बाद जब क्या होता है ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि दोनों पेरेंट्स से एक एक एलील क्या है ऑफस्प्रिंग में जाए। तो यह क्या है एक प्योर तरीके से हो जाता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्या होती है मिक्सिंग नहीं होती, ब्लेंडिंग नहीं होती है। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब क्या होता है दो, हाइब्रिड मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पे दो कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस करवाया जाता है। टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसका फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 आता है और जीनोटिपिक रेशियो 1:1:4 2:1:1 आता है। इसको आपको कैसे याद रखना है, 12:12:4 21:21 आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिया है, दो कैरेक्टर लिया है, एक राउंड और रिंकल्ड का, एक येलो और ग्रीन का। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन करवाया, उसके बाद क्रॉस करवा दिया, यानी यहाँ पर इसका क्या करवा देते हैं ये सेल्फिंग करवा देते हैं F1 जनरेशन का। ओके, तो यहाँ पे इनको जो रिजल्ट में क्या मिलता है, तो यहाँ पे इन्हें RRYY कैपिटल में मिलता है, यानी ये रेशियो इन्हें जीनोटिपिक रेशियो में ये मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज पूछ लिया जाता है कि टाइप ऑफ गैमेट कितने हैं किसी भी उसमें। ओके, तो यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट आप कैसे निकालेंगे, तो 2n होता है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। तो इफ अगर वहां पर क्या है कोई भी हेट्रोजाइगोट नहीं बन रहा है, तब क्या होगा वहां पर आपका टाइप ऑफ गैमेट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे सारे के सारे एलील क्या है हमारे डोमिनेंट है, यानी कैपिटल में है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या है गैमेट नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है ही नहीं पहले वाले केस में, जो कि कैपिटल है सारे के सारे। तो यहाँ हेट्रोगैमेटिक यहाँ पर क्या है आपका कोई भी क्या है यहाँ पे है ही नहीं, कोई नंबर बनेगा ही नहीं हेट्रोगैमेटिक हेट्रोजाइगोटिक। तो क्या होगा यहाँ पर आपका कि 2 हम 0 ना लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 आता है, यानी किसी के पावर जब 0 होता है तो आपका 1 आ जाता है। तो टाइप ऑफ गैमेट कितना बन गया, 1 बन गया। अब यहाँ पर देखिए आपका एक कैपिटल R और स्मॉल y कैपिटल Y है, तो यहाँ पे आपका क्या है दो क्या है हेट्रोजाइगोट है, क्या है दो हेट्रोजाइगोट है। तो 2 जब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे कितने गैमेट बनेंगे, तो यहाँ पे 4 गैमेट बन जाएगा। तो ऐसे आप टाइप ऑफ गैमेट निकाल सकते हैं।
अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, नया कॉम्बिनेशन बने। इसे हम लॉ ऑफ, ये क्या है, जो मेंडल का लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, तो ये मेंडल का सेकेंड लॉ माना जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किस पर बेस्ड होता है, तो यह डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी जो एक पेयर कैरेक्टर है उसका जो सेग्रीगेशन होता है वह इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर के सेपरेशन के। यानी जब जैसे दो कैरेक्टर है, मान लेते हैं डाई हाइब्रिड में क्या है, दो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर का जब सेपरेशन होता है तो वह इंडिपेंडेंटली दोनों क्या है, सेपरेट कर जाते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी जो है एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली दोनों क्या है, पेयर ऑफ कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ टू जीन ड्यूरिंग मियोसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पॉलन, यानी मियोसिस के दौरान जो दोनों जीन होती हैं वह इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाती हैं और एग और पॉलन का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम पर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम, अगर जीन क्या है बहुत ही ज़्यादा पास है, क्लोज्ड हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं, वह क्या हो, स्ट्रांगली क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है। ओके, आगे अभी हम देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटन एंड वोवेरी ने 1902 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने इसमें क्या किया था, क्रोमोसोम की स्टडी की थी और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है सेल डिवीजन के दौरान, वह सेम बिहेवियर क्रोमोसोम का कैसा होता है, जो मेंडल का फैक्टर था उसके जैसा होता है। यानी क्रोमोसोम का बिहेवियर किस तरीके से होता है, मेंडल के फैक्टर के जैसे होता है। ओके, तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था इन फ्रूट फ्लाई, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कहते हैं। तो इन्होंने फ्रूट फ्लाई ही क्यों लिया, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वह 2 वीक की होती है और इसमें मेल और फीमेल आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है और एक टाइम में हम कई सारे ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब देखते हैं, इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस्ड पर यहाँ पर जो है आपको बताया था, तो इन्होंने ड्रोसोफिला में डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। इन्होंने टू स्टडी जीन की स्टडी की जो कि क्या है, सेक्स लिंक्ड है। इन्होंने फीमेल लिया और मेल लिया। फीमेल में इन्होंने येलो बॉडी और वाइट आई वाले को चूज किया और मेल में ब्राउन बॉडी और रेड आई लिया। ओके, अब इन्हों क्या, जैसे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या बनता है, 9331 बनता है। तो इन्होंने एक्सपेक्ट तो यही किया था कि ये बनेगा, लेकिन ये नहीं बना। रिजल्ट में क्या आया, 9133 आया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम पे जो दोनों जीन थे वह क्या है, सेम क्रोमोसोम पर है और ये वेरी क्लोजली क्या है, ईच अदर है, यानी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास हैं। इस वजह से ये फिजिकली कंबाइंड है, क्या है, फिजिकली कंबाइंड है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन इंक्रीज कर रहे हैं। यानी ये दोनों जीन सेपरेट नहीं होंगे, लिंक्ड होंगे, तो यहाँ पे लिंकेज इंक्रीज हो रहा है। तो लिंकेज जितना ज़्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होता है, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आएगा, और जब वेरिएशन नहीं आएगा तो जैसा करेक्टर पेरेंट के अंदर होगा वैसा सेम करेक्टर कैसा हो जाएगा, आपका ऑफस्प्रिंग के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो होता है 98.7% जो ऑफस्प्रिंग होती है सेम कैसी होती है, पेरेंट्स के समान होती हैं, बिकॉज जीन आर टाइटली लिंक्ड, क्रॉसिंग ओवर वेरी लो, रिकॉम्बिनेशन वेरी लो, नो वेरिएशन, करेक्टर सेम एज पेरेंट। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो लिंकेज होता है वह डिस्टेंस बिटवीन टू जीन की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जीन जितने पास होंगे लिंकेज उतना ज्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जीन जितने पास होंगे क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा। डिस्टेंस कम तो क्रॉसिंग ओवर कम, डिस्टेंस ज़्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, क्रॉसिंग ओवर के। यानी जितने ज़्यादा लिंकेज होगा क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जब नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार का वेरिएशन यानी अलगाव उत्पन्न नहीं होगा। ओके, तो वह सेम अपने पेरेंट्स के जैसा ही कैरेक्टर शो करेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
तो मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहता है, पॉली मतलब क्या होता है मेनी, और जेनिक का मतलब क्या होगा जीन। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, यानी यहाँ पर कई सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे ह्यूमन स्किन कलर, ये कंट्रोल्ड बाई 3 जीन, यानी ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है वह 3 जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो हर प्रत्येक एलील का जो कंट्रीब्यूशन होता है वह एडिटिव टाइप का होता है, यानी यहाँ पर जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ज़्यादा डार्केस्ट स्किन होगा, यानी उतना ज़्यादा डार्केस्ट स्किन होगा। जैसे डोमिनेंट एलील इंक्रीज तो डार्कनेस इंक्रीज, और अगर डोमिनेंट एलील डिक्रीज करेंगे तो डार्कनेस डिक्रीज होगा। मीन्स फेयर जो या फिर जो लाइट वाले पर्सन होंगे वो क्या करेंगे, फेयरनेस इंक्रीज होगा। ओके, जब क्या होगा, डोमिनेंट एलील डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंट है, डार्केस्ट है, यहाँ पे आपके क्या है रेसेसिव टाइप की हैं, तो यहाँ पर आपका लाइटेस्ट है। और जब यहाँ पे आपके क्या होंगे, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन होगा, तो यहाँ पे मीडियम टाइप की पर्सन होंगी। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या कहता है कि वन जीन, जिसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर, यानी एक जीन क्या है, अकेले एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, तब उसे हम प्लियोट्रॉपी कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, यानी यहाँ पर जो जीन का जो इफेक्ट होता है वह मेटाबॉलिक पाथवे को इफेक्ट करता है। जैसे फेनिलकीटोनुरिया काज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन वन जीन कोड फॉर एंजाइम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी यहाँ पे उस जीन में म्यूटेशन हो जा रहा है जो फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को कोड करता है। तो इसमें जब म्यूटेशन हो जाता है इस जीन में, तब क्या सिम्पटम्स देखने को मिलती है, तो पिगमेंटेड स्किन हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, और रिडक्शन इन हेयर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे हम प्लियोट्रॉपी का दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें हमारा पी सीड है। तो यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस कंट्रोल्ड बाय अ जीन, तो यहाँ पे क्या होता है, यह जीन जो है एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जो कि एंजाइम हमारा क्या है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जो कि स्टार्च का सिंथेसिस करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब कैपिटल बी होगा तो इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस होगा, सीड साइज लार्ज होगा और राउंड शेप होगा। अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही जीन है जो इतने 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, जब कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तो लेस स्टार्च सिंथेसिस होगा, स्मॉल सीड साइज होगा और रिंकल्ड शेप होगा। बीबी होगा, दोनों क्या होंगे, आपके रेसेसिव होंगे, तो ग्रेन साइज क्या है, इंटरमीडिएट होगा और राउंड शेप का आपका सीड होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, पहले हम देखेंगे ह्यूमन और ड्रोसोफिला में, जिसके पास क्या होता है 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 22 पेयर आपका ऑटोसोम होता है और 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 20 पेयर है आपका ऑटोसोम हो गया, 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम है, 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम है। तो जो फीमेल होती है उसमें दोनों क्रोमोसोम जो होता है वह आपका XX होता है, जो कि होमोगैमेटिक होता है। ओके, उसके बाद मेल में अगर हम देखें तो 22 पेयर ऑटोसोम हो गया और 1 पेयर आपका क्रोमोसोम होता है X एंड Y, जो कि आपका हेट्रोगैमेटिक कंडीशन शो करता है। यानी ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, सेक्स कौन डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा आने वाला बच्चा, तो वह मेल द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेल द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं बर्ड्स यानी hen में जो मुर्गियां होती हैं उनमें जो आपका यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वह आपका फीमेल द्वारा किया जाता है, क्योंकि मेल के पास जो क्रोमोसोम होती हैं वह जेड होती हैं, जो कि होमोगैमेटिक टाइप की होती हैं, और जो आपका फीमेल होता है उसके पास ZW होता है, जो कि क्या होता है, हेट्रोगैमेटिक होता है। यानी बर्ड्स यानी मुर्गियों में क्या होता है, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल द्वारा किया जाता है। इंसेक्ट में देखिए तो फीमेल में XX होता है, मेल में XO या फिर X होता है, यानी इंसेक्ट में भी सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है, मेल द्वारा होता है। अब हम आगे देख लेते हैं हनी बी में। हनी बी में क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये फीमेल है ये मेल है,
तो मेल क्या होता है, ये हेप्लॉइड होता है जिसे हम ड्रोन कहते हैं और इसके पास 16 क्रोमोसोम होता है। वहीं अगर हम फीमेल में देखें तो इसे क्वीन या फिर वर्कर कहते हैं। इसके पास 16 पेयर या फिर 32 क्रोमोसोम होता है और ये क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। तो मियोसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है और इसमें माइटोसिस होता है और 16 क्रोमोसोम एज इट रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल क्वीन का जो 16 क्रोमोसोम होता है वह मेल ड्रोन से क्या होता है, फर्टिलाइज करके फीमेल बना लेता है जिसके पास 32 क्रोमोसोम होता है। उसके बाद जो फीमेल का अगला जो क्रोमोसोम 16 होता है, 16 क्रोमोसोम जो होता है उसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है और ड्रोन मेल बन जाता है जिसके पास 16 क्रोमोसोम होता है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेल जो हनी बी होता है उसके पास फादर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, केवल फीमेल के 16 क्रोमोसोम में पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से ही मेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे इसके फादर नहीं होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। मेल जो हनी बी होता है उसके पास केवल डॉटर होती है। ओके, यहाँ पे एक टर्म आता है बार बॉडी। बार बॉडी क्या होता है, इफ एक्स क्रोमोसोम नॉन फंक्शनल या फिर इनएक्टिव। तो जैसे दो क्रोमोसोम, दो एक्स क्रोमोसोम है तो उसमें से एक क्या होता है आपका नॉन फंक्शनल या फिर इनएक्टिव होता है, तो उसी को हम बार बॉडी कहते हैं। तो मेल में जो होता है आपका एक्स और वाई होता है, तो जो कि दोनों आपके क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तो मेल में बार बॉडी नहीं होता है। फीमेल में अगर हम देखें तो एक्स दो होते हैं, तो एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल या फिर इनएक्टिव होता है, और जो इनएक्टिव होता है उसी को हम बार बॉडी कहते हैं, यानी फीमेल में एक बार बॉडी होता है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल या फिर अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। जिससे रिजल्ट क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो यह दो प्रकार का हो सकता है म्यूटेशन, या तो डुप्लीकेशन होगा या फिर इंसर्शन होगा। तो जब डुप्लीकेशन होता है फिर इंसर्शन होता है तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कर जाता है, और जब डिलीशन होगा या फिर डिफिशियंसी होगा तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जिससे काज फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन, जिससे क्या हो जाता है, फ्रेम शिफ्टिंग म्यूटेशन हो जाता है। तो जो जीन होता है वह क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है, तो जब क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वहां पर एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, तो जब सिंगल बेस पे जो डीएनए का जो बेस पेयर होता है, जब केवल सिंगल बेस पेयर में कोई चेंजिंग आती है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया, जिसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। एक टर्म होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, वह फैक्टर होता है जो म्यूटेशन को इंड्यूस करता है, चाहे वह फिजिकल हो या फिर केमिकल हो, कोई भी फैक्टर, जैसे यूवी रेज है वो भी म्यूटेशन कॉज करता है। ओके, तो फैक्टर आपका केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन इंड्यूस होता है, तो उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब हम तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पर जो डिजीज होती है वह तो डोमिनेंट हो सकती है या फिर रेसेसिव हो सकती है। ओके, तो क्रोमोसोम जो होता है वो 46 होता है, 23 पेयर होती है, जिसमें से आपका 22 ऑटोसोम होता है, जिसमें से आपका डोमिनेंट या फिर रेसेसिव यहाँ पर डिजीज काज कर सकता है। ओके, और एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें आपका डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी डिजीज काज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर डोमिनेंट कब होगा, जब डिजीज सीन इन ऑल जनरेशन, यानी जब प्रत्येक जनरेशन में आपका डिजीज दिखाई देगा तो वह आपका डोमिनेंट ऑटोसोम या फिर डोमिनेंट सेक्स क्रोमोसोम हो सकता है। ओके, जिस वजह से आपका क्या है, डिजीज हो रहा है। रेसेसिव कब होगा, जब डिजीज स्किप जनरेशन, यानी जब वह एक जनरेशन में हो रहा है, दूसरे जनरेशन में नहीं हो रहा है, तीसरे में हो रहा है, चौथे पांचवें में नहीं हो रहा है, ऐसे मतलब जनरेशन को क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, एक दो जनरेशन को छोड़ कर फिर वह डिजीज दिखाई दे रहा है, तो वह आपका क्या हो जाता है, रेसेसिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। ये आपका मेल के लिए है, ये सिंबल आपका फीमेल के लिए है, और ये सेक्स जब अनस्पेसिफाइड होगा तो हम इस तरीके का सिंबल बनाएंगे, और जब इन्फेक्टेड होंगे, अफेक्टेड होंगे किसी डिजीज से, तो उसको हम रेड कलर से क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। यहाँ पे जब आपका मेल होगा तो यहाँ पे मेल वाला रेड कर देंगे, और जब हमारा फीमेल होगा तो ये जो सर्कल वाला है इसको कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जब मेटिंग होता है तो यहाँ पर जैसे मेल और फीमेल में जब मेटिंग होता है तो उसमें बीच में एक लाइन करते हैं, और जब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव होता है तो वहां पर दोनों के बीच में 2 लाइन कर देते हैं। और उसके बाद क्या है, पेरेंट्स एवं एंड चिल्ड्रन जो है विलो है, यानी इसको क्या बनाया गया, ये दोनों ऊपर के क्या है, पेरेंट है, नीचे इनके दोनों क्या है, क्या है, चिल्ड्रन है। ओके, और जब अफेक्टेड होंगे तो उसी की जगह पे हम क्या कर देंगे, रेड कलर का साइन कर देंगे, जो अफेक्टेड बच्चा होगा। ओके, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है। तो यहाँ नीचे वाले में देखिए,
ये आपका क्या है, अफेक्टेड है। तो यहाँ पे पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज। ओके, उसके बाद क्या है, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। जब 5 क्या होंगी, अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग होंगी, तो उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब इसमें आगे हम और देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। जब फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, जब ऐसे डिजीज का ट्रांसफर होगा तो इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर ऐसा इनहेरिटेंस डिजीज का दिख रहा है तो आपको क्या करेंगे, वह एक्स लिंक्ड आपका क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो आपका ऑटोसोमल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स लिंक्ड हो गया। अब ध्यान रखिएगा, वाई लिंक्ड जो डिजीज होता है या ऑलवेज सीन इन मेल, जिसे हम हॉलैंड्रिक जीन भी कहते हैं, यानी यह जो डिजीज होता है जैसे वाई जो आपका क्रोमोसोम है, इस पे जो डिजीज काज करने वाला जीन होता है उसे हम हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं, जो कि केवल और केवल मेल में ही क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। यहाँ पे आप देखिए जो आपका यहाँ पर दिया है डैड टू डॉटर, यानी जब लड़की से जैसे आपके पिता से जब लड़की में जाता है तो उसे हम डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं। ओके, तो ये था आपका पेडिग्री एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं डिसऑर्डर, जो कि आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मेंडेलियन और एक होता है आपका क्या, क्रोमोसोमल होता है। मेंडेलियन क्या होता है, जब म्यूटेशन इन अ सिंगल क्रोमोसोम, जब सिंगल क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाता है तो उसे हम मेंडेलियन कहते हैं। क्रोमोसोमल क्या होता है, एक्सेसिव एब्सेंस या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, इसमें आपके कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है। इसमें आपका एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी 2 प्रकार का होता है आपका क्रोमोसोमल वाला। एन्यूप्लॉइडी आपका जो होता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड, यानी एनाफेज सेकेंड के दौरान जो आपका यहाँ पे क्रोमेटिन जो होता है उसका जब क्या हो जाता है, यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होता है क्रोमेटिड का, जब सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है तो यहाँ पर रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, यानी जब एनाफेज सेकेंड के दौरान जो आपका क्रोमेटिड होता है जब सेग्रीगेट नहीं कर पाता है तो वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। ओके, ट्राइसोमी, यहाँ पे आप देखिए डाउन सिंड्रोम और केलीफेल्टर इसका क्या है, एग्जाम्पल है। मोनोसोमी, टर्नर सिंड्रोम, तो ये दोनों इसके क्या है, टाइप है एनोपोलाइडी की। पॉलीपोलाइडी जो होता है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज रिजल्ट इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर क्या होता है, जब टीलोफेज के बाद जो आपका स्टेज आता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वह नहीं हो पाता, उसमें फेलियर हो जाता है किसी रीजन से, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का पूरा सेट क्या है, इंक्रीज हो जाता है। और ये आपका ज़्यादातर कहाँ दिखाई देता है, प्लांट में देखने को मिलता है। अब हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो पहला है हमारा क्या, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसकी डिस्कवरी लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया था। एडिशन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, यानी यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसका एडिशन कॉपी देखने को मिलता है, जिससे जो सिम्पटम आती हैं किसी भी जिसमें यहाँ क्या डिजीज काज हो जाता है, तो शॉर्ट सेचुरेटेड विथ स्मॉल राउंडेड हेड, यानी यहाँ पर क्या उसकी जो हेड होती है, सर होती है, वह छोटी दिखाई देती है और राउंडेड यानी गोल गोल होती है। माउथ क्या होता है, पार्शली ओपन होता है। पाम जो हथेली होती है वो ब्रॉड होती है और पाम क्रीज देखने को मिलता है। फिजिकली साइकोमोटर और मेंटली ये क्या होता है, रिटार्डेड होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिससे क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। 46 से घटकर कितनी हो गई, 45 हो गई। ये सिम्पटम जो है आपका स्टेराइल फीमेल यानी फीमेल में देखने को मिलता है। फीमेल कैसी हो जाती है, स्टेराइल हो जाती है। आगे देख लेते हैं केलीफेल्टर सिंड्रोम, जो कि आपका क्या है यहाँ पर, इसमें 44A प्लस XXY क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या है, गेन हो रहा है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम X क्रोमोसोम नंबर क्या है, बढ़ रही है। ओके, यानी प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। इसमें क्या सिम्पटम देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मेल क्या है, स्टेराइल हो जाता है और कुछ फीमेल करेक्टर भी आ जाता है X क्रोमोसोम के एडिशन की वजह से, जिसमें हाई पिच वॉइस हो जाता है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका क्या है, केलीफेल्टर सिंड्रोम शो कर रहा है, ये आपका टर्नर सिंड्रोम। ओके, अब हम देख लेते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि क्या है, डिसऑर्डर ऑफ कैल्शियम आयन चैनल, जिसमें क्या होता है, साल्ट मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है और जो स्वीट होता है एबनॉर्मली किसमें रिच हो जाता है, NaCl रिच होता है। आगे हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ऑन एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड जीन लोकेटेड, यानी यह एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है और इसका जो जीन है वह एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। जब डिफेक्ट हो जाता है रेड या फिर ग्रीन कोन में, तो यह क्या करता है, रिजल्ट फेलियर इन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड
क्या है, ग्रीन कलर, यानी जब रेड और ग्रीन कलर का जो कोन होता है उसमें जब डिफेक्ट, रॉड और कोन आपने पढ़ा होगा हमारे आंख में होता है, तो जो कोन में ग्रीन और रेड वाले में जब डिफेक्ट हो जाता है तो रेड और जो ग्रीन कलर होता है उसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ओके, ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, 80% मेल में होता है, क्योंकि मेल के पास केवल एक ही क्रोमोसोम एक्स वाला होता है। फीमेल में कम देखने को मिलता है क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल तब कलर ब्लाइंड होगी जब मदर क्या हो, कैरियर हो, फादर कैसा हो, कलर ब्लाइंड हो। ओके, यहाँ पर देखिए जब एक्स के पावर सी, यानी जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें क्या है, सी जीन उपस्थित है, कलर ब्लाइंड जीन उपस्थित है और एक में नहीं है, तो ये आपकी कैरियर फीमेल होगी। एक्स सी और वाई है तो ये कलर ब्लाइंड फादर होगा यानी मेल होगा, और एक्स सी होगा तो कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये भी आपका क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ये फर्स्ट पेडिग्री एनालिसिस ऑफ हीमोफीलिया प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉयल फैमिली क्वीन विक्टोरिया, यानी क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में हीमोफीलिया की जो ये डिजीज या हो गया था, तो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली से ही पहला पेडिग्री एनालिसिस किया गया, यानी पहला पेडिग्री यहीं से प्रिपेयर किया गया, बनाया गया। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, क्या है आपका जो 8वां क्लॉटिंग फैक्टर जिसे एंटी हीमोफिलिक हम कहते हैं, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, जब कहीं भी जैसे हीमोफिलिक जो पर्सन होता है कहीं पर कट लग जाता है तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यह फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे एक्स है तो ये नॉर्मल क्या है, फीमेल है। एक्स के पावर एच है, हीमोफिलिक क्या है, यहाँ पर जीन केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर है, एक पर नहीं है तो कैरियर फीमेल होगी, जब दोनों पर होगा तो हीमोफिलिक फीमेल होगी। ये आपका एक्स वाई नॉर्मल मेल है, जब एक्स पर क्या है, हीमोफिलिक जीन है तो हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। ओके, मोर चांस इन मेल देन फीमेल, क्यों, क्योंकि जो मेल है उसके पास केवल एक ही क्रोमोसोम एक्स वाला है और फीमेल के पास 2 है। ओके, जब दोनों पर आपका हीमोफिलिक जीन होगा तभी क्या होगी, फीमेल क्या होगी, हीमोफिलिक होगी, अदरवाइज कैरियर मानी जाएगी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ट्रांसमिस इफ बोथ पार्टनर क्या है, कैरियर ऑफ जीन। यह डिजीज तभी ट्रांसफर होगा, तभी ट्रांसमिट होगा जब दोनों के दोनों पार्टनर क्या हो, कैरियर हो इस सिकल सेल अनीमिया डिजीज के जीन के। ओके, डिजीज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील HVS एंड HVA। अगर HVS क्या होमोजाइगस कंडीशन है तब डिजीज होगा, अगर हेट्रोजाइगस यानी HVA और HVS है तो अनएफेक्टेड होंगे लेकिन क्या होंगे, कैरियर होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जिसके पास अल्फा और बीटा चेन होती है जिसमें अमीनो एसिड होती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इसकी आरबीसी की जो शेप होती है वह वाई कॉन्वेक्स होती है, तो इसमें क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। हमने आपको बताया कि जब सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन, जिससे क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड जो आपका ZAG है और किसमें हो जाता है, रिप्लेस्ड हो जाता है बैलिन से ZUG से। ओके, तो यहाँ पर जो आपका HB शेप है वह चेंज हो जाता है और बिकम सिकल सेल शेप ड्यू टू HBS जीन, यानी HBS जीन की वजह से जो हीमोग्लोबिन का शेप है वह बाई कॉन्वेक्स से कैसा हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। ये सिकल शेप में क्यों चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन काजिंग चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, यानी यहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो टेंशन की वजह से, यहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आरबीसी की शेप होती है वह बाई कॉन्वेक्स से कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है यह ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, ये भी एक ब्लड डिजीज है। ट्रांसमिट इफ बोथ पार्टनर क्या हो, अनइफेक्टेड हो लेकिन कैसे हो, कैरियर हो। रिड्यूस इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोब्यूलिन चेन, यानी जो ग्लोब्यूलिन चेन है यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, इसकी सिंथेसिस क्या होती है, कम हो जाती है, जिसमें हमारा अल्फा और बीटा आ जाता है। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड रेगुलेटिंग एनीमिया, यानी यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है वह एबनॉर्मल हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच चेन अफेक्टेड, यानी कौन सा चेन अफेक्टेड है,
तो यहाँ पे एक आपका क्या होता है अल्फा थैलेसीमिया, जब अल्फा में क्या होगा अफेक्टेड होगा, जब अल्फा चेन अफेक्टेड होगा, और एक होता है बीटा थैलेसीमिया जब बीटा चेन अफेक्टेड होता है। अल्फा चेन अफेक्टेड कंट्रोल बाई टू क्लोजली लिंक्ड जीन HVA1 और HVA2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, यानी हर एक पेरेंट के क्रोमोसोम 16 पर 2 जीन होते हैं, यानी दोनों पेरेंट्स को मिलाकर यहाँ पर कितने जीन है 4 जीन है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल बाई सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम 11 ऑफ ईच पेरेंट, यानी क्रोमोसोम 11 पर हर एक पेरेंट में एक जीन है, दोनों पेरेंट को मिला ले तो 2 जीन है। ओके, अब अगला पॉइंट है यहाँ पर कास्ट ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन, इसमें यानी चारों जीन में से या तो एक जीन अफेक्टेड म्यूटेशन हो जाए अफेक्टेड हो जाए, फिर चारों जीन यहाँ पर म्यूटेशन हो जाए, उसमें डिलीशन हो जाए, तब यहाँ पर क्या होता है जितने ज़्यादा जीन यहाँ पर क्या होते अफेक्टेड होते हैं उतना ही कम क्या होता है फिर ग्लोबुलिन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है म्यूटेशन ड्यू टू, यहाँ पर क्या होता है अकर ड्यू टू म्यूटेशन इन वन आर बोथ जीन, यानी यहाँ पर क्या होगा 2 ही जीन है, या तो एक जीन में क्या हो अनएफेक्टेड हो या फिर म्यूटेशन या फिर दोनों हो जाए। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया जो है यह हमारा एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी पर असर पड़ता है, इसलिए इसको हम क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम या फिर क्वांटिटेटिव डिजीज भी कह सकते हैं। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है क्वालिटेटिव, यानी जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आ जाता है, तो हमें हीमोग्लोबिन की क्या है क्वालिटी चेंज हो जाती है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। ओके, लास्ट है हमारा फिनिलकीटोनुरिया, जो कि आपका क्या है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रीट है, रेसेसिव डिजीज है, लैक एंजाइम फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फेनिल एलानिन इनटू टायरोसिन, यानी यहाँ पर एक एंजाइम होता है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो कि कन्वर्ट करता है फेनिल एलानिन को टायरोसिन में। जब इसकी कमी हो जाती है, जो फेनिल जब किसकी कमी हो जाती है इस एंजाइम की जब कमी हो जाती है तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो फेनिल एलानिन होता है वह एक्यूमुलेट होने लगता है और कन्वर्ट हो जाता है फेनिल पायरुविक एसिड में। अब यह फेनिल पायरुविक एसिड कहाँ एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्रेन में और मेंटल रिटार्डेशन का कारण बन जाता है। ओके, और कुछ जो ये पायरुविक एसिड फेनिल पायरुविक एसिड है ये यूरिन के माध्यम से बाहर भी निकलती है, यानी किडनी द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और ये स्कीट आउट कर दी जाती हैं, जिसे हम कीटोन बॉडी कहते हैं। ओके।